चलिए हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास को जो है ना हल्का सा रिवाइज करते हैं। हम लोग जो है बात कर रहे थे कर्नाटक युद्ध के बारे में, ठीक है। ये बात जो है ध्यान रखिएगा, कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग ये बात किए थे कि भैया व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ठीक है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो है वो 3 कर्नाटक लड़ाई लड़ी गई। टाइम पीरियड ध्यान रखना है 1740 से लेकर के 1763, ठीक है। इस बीच में 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध भाई कब हुआ तो ध्यान रखना है 1740 से 48। दूसरा हम लोग जो है ना बात किए संधि, किस संधि से ये समाप्त हुआ भाई तो एक्स-ला-सा-पेल, ठीक है, ये हम लोग देखे। हम लोग जो है ना परिणाम के बारे में अगर बात करें तो ध्यान रखना है फ्रांसीसी जो है ना इस युद्ध में मजबूत दिखाई देते हैं, ठीक है। एक विशेष पहलू यहाँ पर हुआ वो ये था कि सेंट टॉमे की लड़ाई हुई, ठीक है, ये ध्यान रखना है सेंट टॉमे की लड़ाई। ये जो है ना सेंट टॉमे की लड़ाई हुई थी 1748 में। ये अनवरुद्दीन की सेना थी और इसका नेतृत्व कर रहे थे महफूज का, और जो है अनवरुद्दीन की सेना हार गई फ्रांसीसियों से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय कब है भाई तो 1749 से जो है ना वो 54 के बीच में। संधि क्या हुआ भाई, हम लोग जो है ना ये देखे थे कि ये युद्ध जो है ना पांडिचेरी की संधि से ये समाप्त हुआ, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें हम लोग देखे कि ब्रिटिश लोग जो है ना मजबूत रहे। यहाँ पे खास बात क्या आ रहा है भैया, एक जो है ना कहानी कि अंबुर की लड़ाई हुई, अंबुर की लड़ाई, ये ध्यान रखिएगा। अंबुर की लड़ाई हुई थी 1749 में, ये ध्यान रखना है। इसके अलावे एक जो है और घटना था अर्काट का घेरा, या अर्काट का घेरा। ये अर्काट का घेरा जो है ना 1751 में जो है ना आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो है ना वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित थे, ठीक है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना है हम लोग बात किए थे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, ठीक है। समय क्या है भैया 1756 से जो है ना 63 के बीच में। संधि कौन सा था भाई तो ये ध्यान रखना है पेरिस की संधि से ये जो है युद्ध समाप्त हुआ था। हम लोग जो है बात कर रहे थे परिणाम, ठीक है। परिणाम याद रखना है कि इसमें ब्रिटिश फाइनली जो है ना जीत गए और फ्रांसीसियों का जो है सूर्य अस्त हो गया भारत में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है एक महत्वपूर्ण लड़ाई के बारे में, वो लड़ाई का नाम था वांडीवास की लड़ाई, ठीक है। वांडीवास की लड़ाई जो है वो 1760 में हुई थी। इस लड़ाई में सर आयरकूट जो है, ये ध्यान रखना है, सर आयरकूट ब्रिटिश सेनापति थे और दूसरी तरफ जो है ना फ्रांसीसी सेनापति थे लल्ली, ठीक है। ये जो है ना इनका नेतृत्व कर रहे थे। इस लड़ाई में, वांडीवास की लड़ाई में सर आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। यहां तक हम लोग जो है ना बात को समझ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि कर्नाटक युद्ध का क्या महत्व है, ठीक है। ध्यान रखना है कर्नाटक युद्ध का महत्व क्या है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों को समझना है, ठीक। सबसे पहला बात जो है सभी लोग समझिएगा कि कर्नाटक युद्ध का महत्व ये है कि भैया इससे अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ी। सबसे जो है ना खतरनाक जो है पहलू यही है, महत्वाकांक्षा बढ़ी, ठीक है। और ये जो महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो रहा है अंग्रेजों के अंदर, इस महत्वाकांक्षा ने इनको भारत को जीतने के लिए और ज्यादा प्रेरित किया
और ये लगातार भारतीय राज्यों को जीतने के लिए प्रेरित होंगे। एक जो है ना खास पहलू आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरा बात ध्यान रखेंगे, इस लड़ाई का महत्व क्या है, ये याद रखना है। अंग्रेजों के अंदर एक समझ विकसित हुई कि भारतीयों में जो है ना राष्ट्रीय एकता का अभाव है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का क्या है, अभाव है। अतः इसका लाभ जो है ना उठाया जा सकता है, इस बात का जो है कहानी दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी बात जो है ध्यान रखना है, ब्रिटिशों का यह भी समझ में आया कि जो भारतीय लोग जो है ना एक कह सकते हैं अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। उनके दिमाग में ये चीज जो है चला, व्यक्तित्व के धनी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारतीय लोग जो है ना वफादार प्रकृति के हैं। ठीक है, और इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यानी पहला जो है महत्व है कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ी। दूसरा महत्व बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों के अंदर यह समझ विकसित हुई कि भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का अभाव है, इसका लाभ हम लोग उठा सकते हैं। तीसरा जो है ना जो पहलू उभर करके आया वो ये कि भारतीय लोग जो है ना अच्छे व्यक्तित्व के धनी, अर्थात इनके अंदर वफादारी की जो है ना एक प्रवृत्ति पाई जाती है। ये लोग जो है ना जिसका नमक खाते हैं उसका हक अदा करते हैं, ये वाला जो है गुण भारतीयों में है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, चौथा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि भारतीय भी अच्छे सैनिक साबित हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ये धारणा भी विकसित हुई कि भारतीय भी अच्छे सैनिक साबित हो सकते हैं, बशर्ते इनको जो है ना प्रॉपर वे में एक अच्छा प्रशिक्षण और जो है ना अच्छा हथियार प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, ध्यान रखना है ये पहलू। इसके अलावा जो है क्या हुआ भाई, कर्नाटक युद्ध से जो प्राप्त संसाधन है, ध्यान रखना है, कर्नाटक युद्ध से जो प्राप्त संसाधन है इसका इस्तेमाल जो है संसाधन, ठीक है, संसाधन का जो है ना इस्तेमाल बंगाल को जीतने में किया गया। ठीक, ये कुछ बिंदु है जिसके आधार पर हम लोग कर्नाटक युद्ध के महत्व को देखते हैं। ये अपने आप में जो है ध्यान रखिएगा एक ऐसा पहलू है जो भारत का दिशा तय करता है कि आगे चल करके क्या होने वाला है भारत में। ठीक है, ये जो है सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये चार बिंदु फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ी, ये एक बिंदु है। दूसरा, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का भाव है, अतः इसका लाभ उठाया जा सकता है। तीसरा, भारतीय लोग जो है ना वफादार प्रकृति के हैं, ठीक है, अतः इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है अपने फेवर में। ठीक है, चौथा जो पहलू है वो ये कि भारतीय अच्छे सैनिक साबित हो सकते हैं, बशर्ते इनको अच्छा प्रशिक्षण, अच्छा हथियार जो है ना उपलब्ध करा दिया जाए। और जो है ना फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि कर्नाटक युद्ध से जो भी संसाधन प्राप्त हुआ था, इन संसाधनों का इस्तेमाल बंगाल को जीतने में किया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको थोड़ा बता दें, देखिए 1754 में जो है ना सेकेंड जो है आपका कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ है। सभी लोग जो है ये बात जान रहे हैं। यहाँ पे ये जो सेकेंड कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, यहाँ से जो संसाधन प्राप्त हुआ इसको जो है ना सब लोग पलासी में लगा दिया। ठीक है, और पलासी को ये लोग जीत गए 1757 में। ठीक, याद रखिएगा। अब आगे चल करके 1760 में ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हरा दिए और कर्नाटक पर इनका लगभग जो है ना नियंत्रण स्थापित हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। और वहां से जो संसाधन मिलेगा ये सभी लोग ध्यान रखिएगा, इन संसाधनों का इस्तेमाल किए 1764 में बक्सर की लड़ाई को जीतने में। वैसे ये बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग जो है ना बंगाल विजय की बात करेंगे ना तो वहां पर क्या कहानी होगा कि बंगाल से जो संसाधन प्राप्त हुआ उससे कर्नाटक युद्ध को जीतने में सफलता मिली। देखिए, पलासी से जो संसाधन मिल रहा है 1760 ईस्वी में उससे जीतेंगे। ठीक है, यहाँ 1760 से जो कहानी प्राप्त होगा उससे जो है ना बक्सर की लड़ाई को जो है ये क्या करेंगे, जीतने का प्रयास करेंगे। मतलब कर्नाटक से बंगाल और बंगाल से कर्नाटक को जीतने में सफलता प्राप्त की ये लोग। फिलहाल चूंकि हम लोग कर्नाटक के युद्ध की बात कर रहे हैं, ये 4-5 बिंदुओं को जो है ना ध्यान में रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अब एक और सवाल था
कि भाई ये जो अंग्रेज लोग हैं ये अपने जो है ना अभियान की शुरुआत भारत में दक्षिण भारत से ही क्यों करते हैं, ये जो है ना एक बड़ा मुद्दा है। एनसीईआरटी में इसको जो है बताया गया है कि भाई ये ऐसा क्यों किया गया, ठीक है, कि अंग्रेज लोग क्या सोच करके जो है ना दक्षिण भारत से ही जो है ये काम को स्टार्ट किया। ठीक, ये आप समझिएगा, हम लोग जो है ना देख रहे हैं। सबसे पहले यहां समझिए कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत से ही अभियान क्यों आगे बढ़ाया, हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, सब लोग समझिएगा। पहला बिंदु, ठीक है, सबसे पहला बात समझिएगा, अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में मुगल जो है ना अभी भी सत्ता के प्रतीक है। ये सभी लोग जो है ना ध्यान रखिएगा, मुगल लोग अभी भी जो है क्या है, सत्ता के प्रतीक बने हुए हैं, अभी भी उनका जो है ना पूरी तरीके से समाप्ति नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को ये डर है कि अगर हम जो है ना डायरेक्ट उत्तर भारत से ये कहानी अगर स्टार्ट करते हैं तो संभवतः कुछ नुकसान हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में वो लोग जो है ना उत्तर भारत से स्टार्ट नहीं करते हैं। दूसरा बात रहा कि अगर ये हम लोग उत्तर पश्चिम से बात करें तो ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम से लगातार जो है ना विदेशी आक्रमण होता रहा है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण, याद होगा सभी लोगों को, नादिर शाह का आक्रमण, और 1748 से जो है ना लगातार जो है ना आपका अब्दाली का आक्रमण जो है चल रहा है। अब अगर उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से अपने कहानी को आगे बढ़ाते तो लगातार इनको इन जो है विदेशियों के आक्रमण का जो है सामना करना पड़ता, फिर जो है बोरिया बिस्तर समेटना पड़ जाता, समस्या उत्पन्न होती। तो ये जो है ना यहाँ से भी स्टार्ट नहीं किए। ध्यान रखना है आपको, अगर हम लोग पूर्वी भारत की बात करें तो ध्यान रखना है पूर्वी भारत में 1740 से लेकर के 1756 के बीच में अलीवर्दी खां का मजबूत शासन है, और अलीवर्दी खां जो है ना चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझता भी था और ज्यादा बेहतर तरीके से डील भी करता था। और ऐसी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में भी जो है ना अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मतलब वहां से अपने अभियान को आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें पश्चिम भारत की तो याद रखिएगा पश्चिम भारत में एक मजबूत जो है ताकत आपको मराठों के रूप में दिखाई देगा। हालांकि ध्यान रखिएगा 1761 में जो है ना वो पानीपत की तृतीय लड़ाई में हार जाएंगे, लेकिन याद रखिए हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटक युद्ध की, तो कर्नाटक युद्ध की कहानी तो 1740 के बाद से ही लिखी जा रही है। ठीक है, यानी जब ये फाइनली कर्नाटक युद्ध को जीत जा रहे हैं ना तब मराठे कमजोर हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी जिस दौर में ये अपना अभियान स्टार्ट कर रहे हैं, अपना अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, उस समय पश्चिम भारत में मजबूत मराठे जो है ना मौजूद है। अब देखिए पश्चिम भारत जा नहीं सकते हैं, पूर्वी भारत जो है ना जा नहीं सकते हैं, उत्तर भारत जा नहीं सकते, उत्तर पश्चिम जा नहीं सकते हैं। अब बचा क्या, दक्षिण भारत। ठीक है, तो दक्षिण भारत जो है बच गया, तो वहां ऐसी क्या परिस्थिति थी कि भैया इन लोगों को खींच रहा है। सबसे पहला बात ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में जो है एक मजबूत शक्ति का अभाव था। सबसे पहले बात ये जो है ध्यान रखिएगा, क्या है, मजबूत शक्ति का अभाव। और ये जो है ना पहला फैक्टर हुआ जिसकी वजह से ये लोग उधर जो है ना खिसके। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हम आपको बताए थे हैदराबाद और कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता, ये बात है ध्यान रखिएगा। और ये हैदराबाद और कर्नाटक में जो राजनीतिक अस्थिरता है इसने भी एक अनुकूल माहौल प्रदान किया अंग्रेजों को कि भैया आप आइए और जरा दक्षिण भारत से कहानी को स्टार्ट करिए। इसके अलावा ध्यान रखना है एक और महत्वपूर्ण जो है पहलू है वो है दक्षिण भारत में समुद्र की उपस्थिति। ठीक है, ये सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा, यानी मजबूत शक्ति का अभाव था,
राजनीतिक अस्थिरता भी चल रही है और वहां पे समुद्र भी है। और ये जो है ना लास्ट का जो 3 फैक्टर हम लोग देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसने जो है मजबूती से इनको अपने तरफ अट्रैक्ट किया। यानी सम्मिलित रूप से इन कारणों के आधार पर हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपने अभियान को, अपने कार्यक्रम को जो है दक्षिण भारत से क्यों प्रारंभ किया। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यहां पर दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं। नहीं तो ठीक, चलिए ये ध्यान रखिएगा। यहां पर आकर के हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध के कहानी को जो है ना समझ लिया, चीजों को जो है ना देख लिया। ठीक, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और अब हम लोग अंग्रेजों के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। मतलब कर्नाटक युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों का पहला लक्ष्य जो है ना, वो जो है ना उनका प्राप्त हो गया। पहला लक्ष्य जो है ना साध लिया गया। ठीक है, पहला लक्ष्य क्या था भैया, कि विदेशी कंपनियों को यहां से भगा देना है और व्यापारिक एकाधिकार जो है ना भारत में अपना बना लेना है। अब यहाँ पर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो ब्रिटेन वालों को डायरेक्ट चुनौती देगी या जो है ना इनको जो है ना परेशान करेगी। ठीक, अब ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखिएगा कि ये पहला लक्ष्य इनका प्राप्त हो चुका है और ये अब ना दूसरे टारगेट की तरफ चलेंगे, यानी देशी शक्तियों को नियंत्रित करने, देशी शक्तियों को हराने के लिए आगे बढ़ेंगे। और यहां से हम लोग टॉपिक का नाम देते हैं अंग्रेजों का भारत में साम्राज्य विस्तार। और अंग्रेजों का भारत में जो साम्राज्य विस्तार हम लोग देखते हैं, उसमें सबसे पहले ये लोग जो है ना बंगाल को जीतते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ठीक ना, चलिए यहां पर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ब्रिटिशों का भारत में साम्राज्य विस्तार। ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बंगाल विजय। ठीक है, सब लोग जो है ना ध्यान रखिएगा, बंगाल विजय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। जब बंगाल विजय की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है ना पीछे जा करके कुछ चीजों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले याद होगा आप लोगों को कि मुर्शिद कुली खां जो है ये बंगाल में स्वतंत्र शासन के संस्थापक थे। उसके बाद जो है ना बंगाल में एक व्यक्ति जो है गद्दी पर बैठा जिसका नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद जो है ना गद्दी पर बैठा आदमी, उसका नाम था सरफराज खां। ठीक है, सरफराज खां के बाद जो है ना एक आदमी गद्दी पर बैठे जिसका नाम है अलीवर्दी खां। ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खां 1740 से 56 के बीच में गद्दी पर बैठता है। और इसके बाद एक व्यक्ति जो है ना राजा यानी कि नवाब बनता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। और इसी के समय में जो है याद रखिएगा बंगाल विजय की कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, आ रहे हैं बैकग्राउंड पे कि कहानी कैसे चल रही है और क्या हो रहा है। ठीक, हम लोग जो ये अलीवर्दी खां देख रहे हैं, अलीवर्दी खां की जो है ना कुछ बेटियों का चर्चा मिलता है या उसके जो है ना कुछ संतानों की चर्चा मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा अलीवर्दी खां की एक बेटी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। ये ध्यान रखना है, इसका विवाह जो है ना ढाका के क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, लेकिन ये 56 के समय में एक विधवा थी। ठीक है, इसकी दूसरी बेटी जो थी वो पूर्णिया में जो है ब्याही गई थी और उससे उत्पन्न एक बेटा था जिसका नाम था शौकत जंग। ये पूर्णिया से संबंधित था। ठीक है, एक ध्यान रखना है, जो तीसरी बेटी थी उसका एक बेटा था जिसका नाम है सिराजुद्दौला। और ये ध्यान रखना है चूंकि इसकी माँ या इसके जो है ना अभिभावक शुरुआत में ही जो है ना
इस दुनिया से चले जाते हैं तो इनका लालन पालन जो है ना वो अलीवर्दी खां के साथ होता है। और ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला जो है अपने नाना से बहुत सारी चीजों को सीखता है, ठीक है, और वो आगे बढ़ता है। अब यहाँ सब लोग जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। अलीवर्दी खां जब अपने अंतिम अवस्था में है तो ये इस बात का घोषणा किया कि हमारा उत्तराधिकारी जो है ना वो सुजाउद्दौला बनेगा। ठीक, अब एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। घसीटी बेगम अपने बारे में सोच रही थी कि संभवतः हमको जो है बना दिया जाएगा जो है नवाब वगैरह। शौकत जंग जो है ना अपने बारे में सोच रहा था कि संभवतः हमको बना दिया जाएगा। लेकिन चूंकि सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खां के नजर में एक कंप्लीट पैकेज था तो उन्होंने जो है ना इनका नाम आगे बढ़ा दिया और इस तरीके से इनकी भावनाओं पर कुठाराघात हो गया और इनकी भी भावनाओं पर कुठाराघात हो गया। ठीक, और ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला एक ऐसे परिस्थिति में गद्दी पर बैठेगा जब उसके परिवार वाले लोग ही उसके बारे में सही नहीं सोच रहे। ठीक, दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि अलीवर्दी खां का एक सेनापति था जिसका नाम है मीर जाफर। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और ये जो मीर जाफर है ये भी जो है ना थोड़ा बहुत इस प्रकार का ख्याल रखता था कि भैया जब उसका कोई अपना सगा पुत्र नहीं है तो संभवतः अगर हम अच्छे से काम करें, अच्छे से सेवा करें, अगर हम राज्य को चलाने में अच्छे से सहयोग दें तो संभवतः ये जो चीज है कि भाई बंगाल का नवाब का पद वो संभवतः हमको भी मिल सकता है, ऐसा उसको भी जो है ना दिल में ख्याल रहा होगा। और ये व्यक्ति जो है जब ये बात को सुनता है कि सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा है या बैठेगा तो इसके भी जो है ना मन पर बिजली गिरती है कि भैया हमारा नवाब बनने का सपना अब पूरा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो घटना चल रहा है ना कि पारिवारिक स्तर पे लोग जो है ना अनबन बनाए हुए हैं या मीर जाफर भी मन में जो है ना इस प्रकार का धारणा जो है पाले हुए है, इन बातों की भनक जो है वो अंग्रेजों को थी। ये बात सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को इन सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी भनक थी। और ऐसी स्थिति में अंग्रेज लोग जो है नवाब सिराजुद्दौला का बहुत सारा बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि नवाब सिराजुद्दौला जो है अपने लोगों के बीच में ही कमजोर है तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अंग्रेज लोग जो लगातार सिराजुद्दौला की बातों को नहीं मानते हैं उसकी वजह से लगातार जो तनाव की स्थिति आगे बढ़ती जाती है जो प्लासी की लड़ाई का कारण बनेगा। ठीक, अब जो है ये कहानी हम आपको समझा दिए। अब हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं प्लासी की लड़ाई का। ये ध्यान रखना है, किसकी बात करने जा रहे हैं? प्लासी की लड़ाई का। प्लासी का लड़ाई भैया आप लोग ध्यान रखना 23 जून 1757 को हुआ है। अब जब इसकी बात हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले ना हम लोग कारणों की चर्चा करते हैं कि भैया वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से प्लासी की लड़ाई अवश्यंभावी हो गई, वो कंप्लीटली जो है ना होना ही जो है ना उसका नियति बन गया। पहला चीज जो है ध्यान रखते हैं, पहला जब कारण हम लोग देखते हैं ना तो सबसे पहला बात है नवाब के संप्रभुता को चुनौती। ठीक है, नवाब के संप्रभुता को चुनौती। भैया आप समझिए एक बात कि अंग्रेज लोग जो है ना उन लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी है कि पारिवारिक स्तर पर क्या हो रहा है या अधिकारियों के स्तर पर क्या हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या है वो बारंबार नवाब के आदेशों की अवहेलना करते हैं और जब बारंबार नवाब के आदेशों की अवहेलना करते हैं तो नवाब इसको जो है ना एक चुनौती के रूप में लेता है कि भैया राजा है हम और अंग्रेजों का मन इतना बढ़ गया है कि हमारी बातों को नहीं मानेंगे और ये तनाव बढ़ता जाता है। देखते हैं भाई कहां कहां पे चुनौती दे रहे हैं अंग्रेज। सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबको पता है जिस दौर में प्लासी की लड़ाई की घटना घटित हुई है उसी दौर में ना कर्नाटक युद्ध भी चल रहा है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो कर्नाटक युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो है ना बंगाल के क्षेत्र में फ्रांसीसी लोग और ब्रिटिशर्स लोग जो है ना अपने अपने क्षेत्रों की किलेबंदी कर रहे हैं। ठीक है, फ्रांसीसी लोग जो है ना चंदर नगर में है और ये यहाँ पर जो है ना किलेबंदी कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स लोग जो है ना ये कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे हैं। रीजन क्या है?
फ्रांसीसियों को लगता है कि किलेबंदी कर देंगे तो ब्रिटिशर्स से सुरक्षित हो जाएंगे, और ब्रिटिशों को लगता है कि हम जो है ना फ्रांसीसियों से सुरक्षित हो जाएंगे। और ऐसे ही स्थिति में ये लोग दोनों अपने अपने क्षेत्र में किलेबंदी के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान रखना है, किलेबंदी मतलब बाउंड्री करना, खाई खुदवाना, जो भी आप समझ सकते हैं। चारों तरफ से अपने क्षेत्र को जो है ना सुरक्षित बनाने का एक तरीका होता है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग कि ये जो घटना है कर्नाटक युद्ध, इसके डर से ये दोनों काम हो रहा है। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला को जब ये बात पता चलता है कि उनके राज्य में बिना उनसे आदेश जो है ना लिए या बिना उनसे जो है ना स्वीकृति लिए इस प्रकार की कहानी हो रही है, तो तुरंत जो है ना एक आदेश जारी करता है कि तत्काल प्रभाव से किलेबंदी को रोक दिया जाए। चूंकि फ्रांसीसी लगातार कमजोर पड़ रहे थे, उनको लगा कि और एक मुसीबत पालना जो है सही बात नहीं है, और ये लोग जो है ना किलेबंदी की कहानी को रोक देते हैं। ठीक, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, इनका महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ रहा है। ये ब्रिटिशर्स लोग जो है ना, इनको लगातार सूचना है कि पारिवारिक स्तर पे चीज ठीक नहीं चल रहा है, अधिकारियों के स्तर पे भी चीज ठीक नहीं चल रहा है। तो इसको लगता है कि ये जो है ना नाम मात्र का जो है ना नवाब है, कुछ दिनों में जो है यूं ही आया गया हो जाएगा, इसकी बात को क्या मानना। और वो कलकत्ता के किलेबंदी को जारी रखता है, और इस वजह से जो है ना नवाब सिराजुद्दौला का दिमाग जो है ना वो गुस्से से भर जाता है। एक बिंदु ये है जिसकी वजह से तनाव की कहानी लगातार बनी हुई है। ठीक, दूसरा हम लोग जो है ध्यान रखेंगे कि भैया दूसरा क्या हो गया कि कलकत्ता के क्षेत्र में भारतीय वस्तुओं पर जो है ना अंग्रेज लोग टैक्स लगा देते हैं। भारतीय वस्तुओं पर कर लगा देते हैं अंग्रेज लोग, या भारतीय व्यापारियों से जो है ना टैक्स वसूलने लग जाते हैं। बात देखिए, वस्तु पर कर लगाएंगे तो भी व्यापारी पे करेंगे, या व्यापारियों से डायरेक्ट बोलते हैं कि भैया व्यापार करना तो हमसे जो हमको टैक्स पे करो। आप जरा समझिए, नॉर्मली अगर आप लीगली देखेंगे, विधि सम्मत बात करेंगे, तो कलकत्ता जो है ना क्षेत्र तो है भैया नवाब का, और उस क्षेत्र में अंग्रेज लोग जो है जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, वो भारतीय वस्तुओं पर टैक्स लगा रहे हैं, भारतीय व्यापारियों से जो है ना कर वसूल रहे हैं, और ये बात उसको जो है ना सही नहीं लगती है। नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा लगातार मना करने के बाद भी अंग्रेज जो है ना इस जो है गलती को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं, और इसकी वजह से भी जो है नवाब के मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तनाव जो है ना मन में आ रहा है कि अंग्रेजों को लेकर के उनके मन में ये जो है ना दुर्भावना या बुरे ख्याल जो है ना वो शुरू हो रहे हैं कि इनको जो है ना हम सबक सिखा करके रहेंगे। तीसरा बात जो है ध्यान रखिएगा कि कुछ जो है ना भ्रष्टाचारी लोग थे, ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भ्रष्टाचारी लोग थे, और उनको जो है ना अंग्रेज लोग शरण दे देते हैं अपने यहाँ पे। मतलब राज बल्लभ, कृष्ण बल्लभ, कुछ ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो राजकोष में गड़बड़ किए थे, सिराजुद्दौला के यहाँ पे कुछ गबन किए, कुछ भ्रष्टाचार को किए थे। तो हुआ ये कि जब वो यानी नवाब उन भ्रष्टाचारियों से जो है ना सख्ती से निपटने का प्रयास करता है, तो वो लोग भाग करके अंग्रेजों के पास चले जाते हैं, और अंग्रेज ये जानते हुए भी कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग जो है ना गलत कार्य करे हैं और भाग करके हमारे यहाँ पे आए, उसके बावजूद भी ये अपने यहाँ पर उनको शरण दे देते हैं। और इस बात को लेकर के भी नवाब सिराजुद्दौला गुस्से में आ जाता है, और इन कुछ घटनाओं की वजह से हम समझ रहे या देख रहे हैं कि नवाब के संप्रभुता को चुनौती प्रस्तुत कर रहा है अंग्रेज लोग, और इससे जो है ना गुस्से में है नवाब सिराजुद्दौला। और ये ध्यान रखेगा, प्लासी के युद्ध के बारे में अगर बात किया जाए तो ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है, कभी भी बहुत सारा कारण दे दे कि भैया प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण क्या है, बहुत सारा कारण दे दे, और उसमें एक ये भी रहे तो ध्यान रखिएगा यही कारण जो है ना लड़ाई का प्रमुख कारण होगा। ठीक, ये बात जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक है नवाब की संप्रभुता को चुनौती। दूसरा जो बिंदु है हम लोग अगर समझे तो ध्यान रखिएगा क्या है, अगला है वो है 1717 के फरमान का विवाद।
क्या विवाद है भाई? सब लोग जो है ध्यान रखेगा। विवाद ये है कि 1717 ईस्वी में इस फरमान को दिए थे फर्रुखसियर अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भैया तुम 3000 रुपया हमको वार्षिक चुका देना और तुम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में ना फ्री व्यापार करना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्री व्यापार करने के लिए तुमको दस्तक जारी करने का अधिकार होगा। दस्तक मतलब हमेशा याद रखिएगा, एक ऐसा पत्र जो फ्री पास की तरह होता था, ठीक है, जिसको दिखाने के बाद जो है ना इन क्षेत्रों में यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में कहीं पे भी अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना पड़ता, एकदम आराम से जो है मुफ्त में व्यापार कर सकते थे। ये जो है कहानी थी 1717 के फरमान का। अब कहानी क्या है? नॉर्मली सिराजुद्दौला को इससे कोई समस्या नहीं था, लेकिन चूंकि लगातार चुनौती उसके संप्रभुता को दिया जा रहा है, इसलिए सिराजुद्दौला कहते हैं कि हम 1717 के फरमान को नहीं मानते। ठीक, चूंकि हमारा ये जो क्षेत्र बंगाल है ये अब एक स्वतंत्र क्षेत्र है, तो यहां पर मुगलों की जो है ना आज्ञा कैसे चलेगी भाई? ठीक है, और मान ले वो चलेगी भी तो मेरे रहमो करम पर चलेगी। हम जब तक इसको सपोर्ट कर रहे हैं तब चलेगी, आज हमारा मन नहीं है तो नहीं चलेगी भाई। ठीक है, अंग्रेज इस बात को लेकर के जो है ना तब जाते हैं कि हमको जो है ये फरमान मिला है तो हम जो है ना इसके माध्यम से व्यापार करेंगे। सिराजुद्दौला इस बात को लेकर के जो है ना अड़ जाते हैं कि भैया हम जो है ना इस क्षेत्र के मालिक हैं और किसको क्या देना है नहीं देना है ये हमको पता है और हम वो काम करेंगे, और इस मुद्दे पर टकराहट की स्थिति जो है ना उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रखिएगा एक बात, ये 1717 में फरमान मिला है ना, जिस दौर में मुर्शिद कुली खान या अलीवर्दी खान लोग थे वहां पर अंग्रेज ना थोड़ा दबक के, थोड़ा सा ना डर के उन लोगों से बात किया करते थे कि क्या हम इस फरमान का इस्तेमाल करें बंगाल में। अब वो देख रहे हैं कि सिराजुद्दौला जो है ना थोड़ा सा कमजोर पड़ा हुआ है पारिवारिक स्तर पर या दूसरे स्तर पर, तो ये दिमाग लगा रहे हैं और कलखी वाले आवाज में बात कर रहे हैं कि हम हर हालत में इसका लाभ उठाएंगे। ये जो चीज है ना ये भी तनाव का कारण बना जो है ना अंग्रेजों और जो है ना नवाब के बीच का। ठीक है, इस तनाव को और एक घटना ने जो है बढ़ा दिया, वो था दस्तक का दुरुपयोग। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दस्तक का दुरुपयोग। अब दस्तक का दुरुपयोग क्या है भाई? थोड़ा सा भी हम आपको बताएं कि 1717 के फरमान के अनुसार दस्तक एक फ्री पास की तरह होता था, एक ऐसा पत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी जारी करती थी, जिसको कहीं पर भी दिखा देते ना, व्यापार जब आप करने जा रहे हैं और इस पत्र को दिखा देते तो आपके व्यापारिक चीजों पर टैक्स वैक्स नहीं लेना लगता था और आप आराम से कहीं पे भी घूम करके अपने वस्तु को बेच सकते थे, खरीद सकते थे, मतलब आप आराम से व्यापार कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां समझिएगा कि ये जो दस्तक है ना इसका सुविधा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी कर्मचारियों। ठीक है, ये बात जो सभी लोग ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, कर्मचारियों को नहीं मिला था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी लोग क्या करते थे? ये लोग जो है ना कंपनी के उच्च अधिकारियों के साथ साठगांठ करके वो जो है दस्तक अपने लिए भी जो है ना जारी करवा लेते थे। और ऐसी स्थिति में जब कंपनी का व्यापार होता था तो उसमें तो दस्तक का प्रयोग होता ही था, फ्री में वो व्यापारिक वस्तु जो है ना वो मूव करके रहती थी एक जगह दूसरी जगह। साथ ही साथ अगर कोई अंग्रेज अपना व्यापार कर रहा है, निजी व्यापार कर रहा है, और वो भी जो है तिहरम लगा करके वहां से जो है दस्तक ले लिया है और वो भी फ्री में जो है ना सारा जगह व्यापार कर रहा है, कोई भी जो है उनको दिक्कत नहीं हो रहा है। अब ये कहानी है कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी तक तो ठीक था, लेकिन जब निजी व्यापारियों को, निजी कर्मचारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक जो है ना उपलब्ध कराने लगा तो इससे नवाब को राजस्व की हानि होने लगी, और जब नवाब को राजस्व की हानि होने लगी तो वो जो है इस बात को कहते हैं कि भैया पहला बात तो 1717 का फरमान जो है ना हम नहीं मानते हैं,
या नहीं मानेंगे, मेरी मर्जी होगी। अगर मान भी लेते हैं तो ये जो दस्तक के साथ आप लोग कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। यानी ये दस्तक प्रथा जो है, इसकी वजह से हमको राजस्व की हानि हो रही है, और आप इस चीज को समझे। अगर आप नहीं समझेंगे तो कहानी थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाएगा। नवाब बताया इस तरीके का बात, लेकिन अंग्रेज इनको अंडर एस्टिमेट किए जा रहे हैं भाई। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। दस्तक का जो है ना दुरुपयोग वाले मुद्दे की वजह से जो है ना तनाव बढ़ता चला गया। अंग्रेज इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। गुस्सा आ गया नवाब को, इतना गुस्सा आ गया कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए, और जून 1756 ईस्वी में नवाब कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। ठीक, यानी अगला जो कारण है वो है कलकत्ता पर नवाब का आक्रमण। कलकत्ता पर नवाब का आक्रमण, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है ना तनाव का अगला कहानी को स्थापित किया। यहां इस बात को ध्यान रखना है, कलकत्ता पर नवाब के द्वारा जो आक्रमण किया जा रहा है वो जून 1756 में किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति याद रखेंगे। अब ये ध्यान रखना है, 1756 का ये जो जून का महीना है पूरी तरीके से गर्म है। और जब ये आक्रमण हो रहा है, अंग्रेज लोग बड़े चैन से बैठे हुए थे, लेकिन अचानक ये जो हमला हुआ अंग्रेज संभल ही नहीं पाए और उनको कलकत्ता छोड़ करके भागना पड़ा। कहा जाता है कि बगल में बंगाल की खाड़ी में तुरंत जो है ना उतरे और फुल्टा द्वीप पर शरण ले लिए। ठीक है, और ये अचानक जो ये आक्रमण हुआ, इससे अंग्रेज लोग जो है ना बड़ा अपमानित महसूस करने लगे। उनको लगने लगा कि भैया ये तो जो है दूसरी बात हो गई, हमने तो ये सोचा भी नहीं था। और उनको जो है ना बार बार ये जो है ना दर्द सालने लगा कि भाई गलत हो गया, नवाब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तनाव बढ़ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता पर जब नियंत्रण हो गया नवाब का, तो यहां पर मानिक चंद नामक एक अधिकारी को वो नियुक्त किए, और जो है ना फिर अपनी राजधानी वो मुर्शिदाबाद जो है ना चले गए। ये कहानी चल रही है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि इस घटना से जुड़ा हुआ एक पहलू जो है ना प्रकाश में आता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है हॉलवेल। ठीक है, और उन्होंने जो है ना एक घटना के बारे में चर्चा किया हुआ है, और उस घटना को कहते हैं काल कोठरी की घटना। ठीक है, अगर ये घटना सही है तो जो है ना जान लीजिए ये भी इस पलासी की लड़ाई का एक कारण बना। ठीक है, ध्यान रखना है, कलकत्ता पर जब नवाब का आक्रमण हुआ है उस समय ही जो है ना ये काल कोठरी की घटना के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात ये ध्यान रखिएगा, काल कोठरी की जो घटना है ये हॉलवेल की दिमागी उपज है। लेकिन फिर भी ये याद रख लेना है कि आपको जानना होगा कि आखिर ये है क्या। तो काल कोठरी की घटना के बारे में जो है ना ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि कलकत्ता पर जब नवाब का आक्रमण हुआ तो बहुत सारे अंग्रेज तो फुल्टा द्वीप भाग गए, लेकिन 146 अंग्रेज जो है ना गिरफ्तार कर लिए गए। हॉलवेल के अनुसार ये आंकड़ा दिया जा रहा है, 146 अंग्रेज पकड़ लिए गए, और नवाब के अधिकारियों ने इन 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में ठूस दिया 20 जून 1756 को। भैया जून का महीना, उमस का दिन, ऊपर से कलकत्ता। कहा जाता है वो जो कमरा था वो 18x15 के लगभग का है, या कहीं 18x14 मिलता है, वही 18x14 15 मान लीजिए। इतना छोटा सा कमरा में भीषण जून के महीने में 146 लोगों को जो ठूस दिया गया एक कमरे में, और उसमें ना तो खिड़की थी, ना वेंटिलेटर था, ना कोई दूसरा दरवाजा, और जो दरवाजा था वो एक ही था और वो बाहर से बंद कर दिया गया। हॉलवेल कहते हैं जब अगली सुबह यानी 21 जून को जो है ना जब दरवाजा खोला गया 123 लोग दम घुटने से मर गए। महज
23 लोग जीवित बचे, उनमें से एक वो खुद को बता रहे कि हम हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है, ये जो घटना है इसको कहा जाता है काल कोठरी की घटना। अब ये अगर इसको सच मान लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अंग्रेज या कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अपने लोगों को जो है ना मरते हुए जब सुना या सुना होगा, जाहिर सी बात तो प्रतिक्रिया तो आई होगी। जब प्रतिक्रिया आई होगी वो ये कि किसी भी हालत में हमको इस नवाब को जो है क्या करना है, हराना है। ठीक है, तनाव बढ़ता चला गया। अब तनाव जो है ना बढ़ गया है, दोनों तरफ जो है ना लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अब अंग्रेजों ने समझा कि भैया अंडर एस्टिमेट नहीं करना है सिराजुद्दौला को, यानी अब बुद्धि का इस्तेमाल करना है और जो जो लोग उनसे अलग होकर के हमारे साथ मिल करके नवाब के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, अब उनको बारी बारी से ढूंढना है। और ये जो लोग होंगे बारी बारी से जो मिलेंगे इनको अपने तरफ करना है, और जब लगे कि अब हमारी ताकत मजबूत हो गई है तो नवाब के ऊपर हमला कर देना है, नवाब को सबक सिखाना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने षड्यंत्र को बढ़ावा दिया। बहुत सारे अधिकारी, जैसे कि सबसे प्रमुख नाम आता है मीर जाफर साहब का, ये सेनापति थे, मीर बख्शी के पद पे थे। इसके अलावा जगत सेठ वगैरह का नाम आता है। ये कुछ लोग ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से लालच दिखा करके अपने तरफ मिला लिया। जिसका जो भावना था, जिसको जो चाहिए था, वो देने का वादा किया अंग्रेज लोग और बोले कि भाई तुम आ जाओ हमारे तरफ, हम तुमको जो है ना वो दिलवा देंगे। जैसे मीर जाफर की भावना को जगा दिया, बोले कि भैया तुमको नवाब बनना है, हम नवाब बना देंगे, तुम हमारे तरफ आ जाओ, चीजें जो है ना स्मूथली जो है ना मूव कर जाएंगी। अंग्रेज लोग बहुत सारे सैन्य अधिकारियों को, कुछ व्यापारियों को, जगत से जैसे बैंकरों को अपने तरफ मिला लिए। उसके बाद वो अब लगा उनको कि अब नवाब पर जो है ना शिकंजा कसा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, जनवरी, यहीं पे हम यहां नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जनवरी 1757, यहां लिख दे रहे हैं हम जनवरी, ठीक है। 1757 में अंग्रेज लोग यानी ब्रिटिशर्स लोग जो है ना वो क्या किए, कलकत्ता पर आक्रमण किए और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कलकत्ता का अधिकारी जिसको नवाब नियुक्त करके गए थे, जिसका नाम मानिक चंद था, वो भी जो है ना षड्यंत्र में शामिल था। तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने में अंग्रेजों को। जनवरी 1757 में आराम से नियंत्रित हो गया कलकत्ता। अब जब कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिए और इनको पता है अंग्रेजों को कि हमारे साथ कौन कौन से लोग हैं, अब ये जो है ना उदंडता दिखाना शुरू करते हैं और मजबूर करते हैं सिराजुद्दौला को कि तुम आकर के मेरे से संधि करो, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। फरवरी 1757 में, ध्यान रखिएगा, फरवरी 1757 में अलग अलग डेट मिलता है। एक जगह मिलता है 9 फरवरी, एक जगह मिलता है 13 फरवरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों डेट याद रख लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, ठीक है। 9 फरवरी या 13 फरवरी 1757 को नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच एक ना संधि होता है, जिसको अली नगर की संधि कहते हैं। यहां ध्यान रखिएगा सब लोग, अली नगर की संधि, ये जो नाम आप अली नगर शब्द सुन रहे हैं ना, ये कहा जाता है कि कलकत्ता को इस नाम से भी लोग जानते थे, ठीक है, और इसलिए इस संधि को अली नगर की संधि के नाम से हम लोग जान रहे हैं, जो फरवरी 1757 में हो रहा है। ये संधि में कुछ प्रावधान ऐसे थे जिसकी वजह से नवाब को शर्मिंदा होना पड़ा, नवाब के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, ठीक है। संधि तो हुई लेकिन जो है ना
मन में खुन्नस है। नवाब के मन में यह है कि मौका मिलेगा तो दिखा देंगे, और अंग्रेज के मन में यह है कि इसने बहुत सताया है, इसका बदला लेंगे। और ये जो सोच है ये आगे चल करके फलीभूत होती है। मुर्शिदाबाद से कुछ दूर पलासी के मैदान में भागीरथी नदी के तट पर 23 जून 1757 को जब अंग्रेजों की सेना और सिराजुद्दौला यानी नवाब की सेना के बीच में एक लड़ाई होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पलासी की लड़ाई। भैया ये जो लड़ाई है ना, इसका एक कहानी तो पहले लिखा जा चुका था कि क्या परिणाम होने वाला है। फिर भी नवाब बहुत बहादुरी से लड़े, और नवाब के कुछ भक्त लोग थे, नवाब के कुछ समर्थक लोग थे, उसमें मोहनलाल, मीर मदान जैसे लोग थे। इन्होंने बहुत बहादुरी से नवाब की सेना की तरफ से लड़ाई किया। उन्होंने जो है ना जबरदस्त राजभक्ति दिखाई और लगभग अंग्रेजों को हरा ही दिया था कि ऐसी स्थिति में जिन लोगों के साथ अंग्रेजों का षड्यंत्र था, उन लोगों ने या तो टाइम पर नवाब का सपोर्ट नहीं किया, या अलग प्रकार की भ्रम की स्थिति बना करके जो है ना अंग्रेजों को जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान रखिएगा, मोहनलाल और मीर मदान युद्ध भूमि में ही मारे गए। सिराजुद्दौला युद्ध से जो है ना कुछ दूर जब निकले थे वो, तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर उनको मार दिया गया। ठीक है, और ध्यान रख लीजिएगा कि पलासी के मैदान में जो लड़ाई चल रही थी उसमें अंग्रेजों का जीत हो गया। ये लड़ाई महज कुछ घंटे चली, महज इसमें जो है ना कुछ लोग हताहत हुए। अगर पुस्तकों की माने तो 29 अंग्रेज मरे और 500 भारतीय लोग मरा, और इतने में ही ये इतना बड़ा निर्णायक युद्ध जो है ना समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा, इस लड़ाई को भारतीय इतिहास में विश्वासघात की लड़ाई या विश्वासघात के युद्ध की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि भारतीय लोगों ने अपने नवाब के खिलाफ में विश्वासघात किया था, इसलिए यह नामकरण किया गया। ध्यान रखना है, पलासी की लड़ाई जो है ना अंग्रेजों के लिए एक कह सकते हैं ना, वो दरवाजा खोलने का काम किया कि भैया दरवाजा खुल गया है भारत का, अब अंदर घुसो और इसको गुलाम बनाओ। यानी अंग्रेज लोग भारत में मजबूत हो रहे हैं, इनका प्रभुत्व जो है ना स्थापित हो रहा है। इसकी पहली इबारत वो जो है ना, यह मजबूत इबारत वो लिखी गई पलासी की लड़ाई में। ठीक है, और ध्यान रखना है कि अंग्रेज लोग बड़े ही तरीके से इस युद्ध में जीत हासिल किए, और इस जीत के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। ठीक है, ये है आपका कहानी बंगाल विजय के पहले चरण की, जिसको हम लोग पलासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ठीक, किसी को दिक्कत इसमें तो बताइए।